की इस क्लास में गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम गणित भाग 1 विषय के चैप्टर नंबर 5 दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण का प्रश्न संग्रह संच 5.2 है, वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आपने पढ़ा रहेगा कि दो चरांक वाला रेखीय समीकरण क्या होता है, उसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है। बट इस क्लास में, इस प्रश्न संग्रह में आपको कुछ शाब्दिक उदाहरण दिए रहेंगे। उन शाब्दिक उदाहरण के द्वारा आपको क्या करना है, समीकरण तैयार करने हैं और उसके बाद उसे क्या करना है, सॉल्व करना है और एक्स और वाई के मान आपको ज्ञात करने रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा रहेगा जो फ्रूट्स है उसके ऊपर कुछ नंबर लिखे हैं और ब्लैक में आपको एक्स और वाई लिखा हुआ है, अल्फाबेट लिखा हुआ है। तो जो ये नंबर है उसे हम क्या कहते हैं, चरांक। उसे हम कहते हैं गुणांक। और जो एक्स और वाई है उसे हम क्या कहते हैं, चरांक कहते हैं। तो जब भी दो चरांक वाला रेखीय समीकरण लिखते हैं तो उसका सामान्य स्वरूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। मतलब एक साइड में सिर्फ जिसके साथ चरांक लगे रहेंगे वो एक साइड में रहेगा और सिर्फ जो नंबर है उसे हम दूसरे पक्ष में लिखेंगे। तो इस तरह से अगर एक एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल हो सकता है 12x प्लस 5y इज इक्वल टू 150। इस तरह से क्या करेंगे, हम दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण लिखेंगे। मतलब दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण मतलब क्या हो गया कि ऐसा समीकरण जिसमें हम दो चरांक यूज करते हैं और जिसका जो अधिकतम घात होता है वो कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं, दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण। ठीक है बच्चों, चलिए इसी के साथ हम आज के अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। स्वाध्याय 5.2 का पहला सवाल है, उसे हम डिस्कस करते हैं। पहला सवाल इस तरह से आपको दिया गया है, किसी लिफाफे में कुछ 5 रुपए के और कुछ 10 रुपए के नोट हैं। नोटों का कुल मूल्य 350 रुपए है। 5 रुपए के नोटों की संख्या 10 रुपए के नोटों की संख्या के दुगने से 10 कम है। तो लिफाफे में 5 रुपए तथा 10 रुपए के नोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमें पता नहीं है कि लिफाफे में 5 रुपए की कितनी नोट है और 10 रुपए की कितनी नोट है। पहले अगर ये पता चलेगी तो हमें कुल नोट ज्ञात करने के लिए आएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जब भी दो चरांक वाले रेखीय समीकरण का शाब्दिक उदाहरण, तो पहली लाइन आपको क्या होनी चाहिए, माना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना लिफाफे में 5 रुपए की एक्स और 10 रुपए के वाई नोट हैं। इस तरह से हम लिखेंगे। उसके बाद आपको दिया गया है कि नोटों का कुल मूल्य 350 रुपए है। तो हम ये लिखेंगे नोटों का कुल मूल्य मतलब 5 रुपए की जो जितनी भी नोट है और 10 रुपए की भी जितनी नोट है, उन दोनों को मिला के टोटल कितना मिल रहा है, हमें 350 रुपए मिल रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि हमने माना हुआ है कि 5 रुपए की हमारे हिसाब से कितनी नोट है, एक्स नोट है, तो हम लिखेंगे 5x। और 10 रुपए की कितनी नोट है, वाई नोट है, तो लिखेंगे 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 350। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो कि इस समीकरण को हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं। मतलब इसके जो नंबर है 350 है, 5 है, 10 है, वो किसी एक नंबर से इसमें भाग जा सकता है। उससे भाग देके हम इस समीकरण को छोटा बना सकते हैं ताकि हमें सॉल्व करने के लिए वो इजी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे किससे भाग जाएगा, दोनों भी पक्षों में 5 से भाग जाएगा। ठीक है, तो दोनों भी पक्षों में हम क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे। जब हम यहाँ पे 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5x बट्टे 5 मतलब 5 कट जाएगा तो x आ जाएगा। 10/5 करोगे तो 5 2 जा 10, 2 हो जाएगा 2y। और 350 बटे 5 करोगे, 5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35 और 0। तो आपको समीकरण क्या मिलेगा, यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। इसे हम क्या डालेंगे, समीकरण नंबर 1। आगे बढ़ेंगे, अभी जो दूसरी शर्त है वो दूसरी लाइन में छुपी हुई है। आगे क्या दिया गया आपको सवाल में, 5 रुपए के नोटों की संख्या 10 रुपए के नोटों की संख्या के दुगने से 10 कम है। तो 5 रुपए के नोटों की संख्या हमने क्या मानी हुई है, x।
x किसके बराबर है? 10 रुपए के नोटों की संख्या के दुगने से। 10 रुपए के नोटों की संख्या को हमने क्या माना हुआ है? y। दुगना बोलेंगे तो क्या करेंगे हम उसे? 2 से गुणा करेंगे। तिगुना रहेगा तो 3 से, 4 गुना रहेगा तो 4 से। इस तरह से आपको उसको नंबर से गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पे दुगना बोला गया है, तो y में किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। दुगने से 10 कम है, मतलब कम है, मतलब क्या करना है आपको? उसमें से घटाना है। तो हमारा जो शर्त है उसके साथ हमें क्या मिलेगा? समीकरण x बराबर 2y माइनस 10। अभी अगर हम इसको समीकरण के सामान्य स्वरूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2y का हम पक्षांतर करेंगे। 2y का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2y जब दूसरे पक्ष में तो क्या है वहां पे? प्लस है। जैसे हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो हमें समीकरण क्या मिलेगा? x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। और इसे हम क्या डालेंगे? समीकरण नंबर 2। अभी आप देख सकते हो आपको 2 समीकरण मिल गए। समीकरण नंबर 1 क्या मिला हुआ है? x प्लस 2y बराबर 70। और दूसरा समीकरण क्या मिला हुआ है हमें? x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। अभी हमें क्या करना है? इस समीकरण को सॉल्व करना है। ठीक है, अभी सॉल्व करते वक्त हमें क्या देखना पड़ता है, किस हिसाब से हम सॉल्व करते हैं समीकरणों को? तो सबसे पहले आप देखोगे क्या, पहला जो है दो चरांक यहाँ पे x और y। तो पहले x के आगे का जो नंबर है वो दोनों में सेम है, सेम है। y के आगे का नंबर दोनों में सेम है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? या तो हम चरांक x का निरसन कर सकते हैं, या तो चरांक y का भी निरसन कर सकते हैं। जैसे एक चरांक का निरसन करेंगे, दूसरे चरांक का मान हमें ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो हम देखते हैं कि हमें कौन सी पद्धति से करना है। अगर x का हमें निरसन करना है तो हमें देखना पड़ेगा x के आगे कौन सा चिन्ह है। दोनों भी समीकरणों में प्लस है, समान चिन्ह है, तो हमें समीकरणों को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। अगर हमें y का निरसन करना है तो हम देखेंगे 2y के आगे कौन सा चिन्ह है, पहले समीकरण में प्लस और दूसरे समीकरण में माइनस। तो अगर हमें इसका y का निरसन करना है तो दोनों समीकरणों के जब असमान चिन्ह होते तो क्या करते हैं? जोड़ेंगे यहाँ पे समीकरणों को। तो अगर मुझे y का निरसन करना है तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे समीकरणों को। तो चलिए हम y का निरसन करते हैं और देखते हैं क्या आता है हमें आंसर। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर पहला समीकरण लिखा x प्लस 2y बराबर 70, और उसके नीचे दूसरा समीकरण लिखा x माइनस 2y बराबर माइनस 10। अभी हम इस समीकरणों को जोड़ रहे हैं तो x प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2y और माइनस 2y, प्लस 2 माइनस 2 कट हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलेंगे तो देखेंगे 70 माइनस 10, 70 में से हम 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 60। तो हमें क्या मिला? 2x बराबर 60। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है? x का मान ज्ञात करने का है। तो हम लिखेंगे x बराबर, हमें किसका पक्षांतर करना है? x के आगे कौन सा नंबर है? 2। तो हम 2 का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 बटे 2। 60 बटे 2, 2 से भाग देंगे अभी हम, तो कितना मिलेगा? 2 से भाग देंगे तो 2 3 6 और 0। तो हमें x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x का मान हमें आया x बराबर 30। तो हमें पहला एक चरांक का मान आ गया x बराबर 30। अगर एक चरांक का मान आ गया तो दूसरे चरांक का मान रखने के लिए, मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले चरांक का मान किसी भी एक समीकरण में रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? x बराबर 30 का मान, ये जो मान आया है ये हम समीकरण 1 में रखेंगे। आप चाहे तो समीकरण 2 में भी रख सकते हो, किसी भी हम समीकरण में रखेंगे हमें जो आंसर है वो सेम आएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया? पहले समीकरण में रखा। अगर तो क्या है पहला समीकरण हमारा? x प्लस 2y बराबर 70। अभी x प्लस 2y बराबर 70 मान रखना मतलब क्या होता है? x बराबर हमें क्या रखना है? यहाँ पे 30 रखना है। तो x बराबर 30 रखना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे जहाँ पे x है वहां पे हम x नहीं लिख के क्या लिख लेंगे? वहां पे हम लिखेंगे 30। तो आप देख सकते हो हम x की जगह पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे ये x है, x को x ना लिख के अगले स्टेप में क्या लिखा है? 30 प्लस 2y बराबर 70। अभी हमें क्या करना है? y का मान ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे कि हम इस यहाँ पे किसका पक्षांतर कर सकते हैं।
तो 70 के बाजू में हमें किसको लेके आएंगे? 70 के आगे कोई भी चरांक लगानी है तो 70 के आगे सिर्फ जो नंबर है, नंबर को एक साथ लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे किसका पक्षांतर करेंगे? 30 का पक्षांतर करेंगे। जैसे आप 30 का पक्षांतर करोगे, 30 का पक्षांतर होती है क्या हो जाएगा? 30 यहाँ पे है प्लस है, पक्षांतर करने के बाद क्या हो जाएगा बच्चे लोग? माइनस। तो हमें अगला स्टेप क्या मिलेगा? 2y बराबर 70 माइनस 30। 70 माइनस 30 करेंगे, कितना मिलेगा? 40। इसलिए 2y बराबर 40। अभी हमें क्या करना है? यहाँ पे y का मान ज्ञात करना है। तो हम अगले स्टेप में लिखेंगे y बराबर 40/2। 40/2 मतलब क्या करना है आपको? 2 से 40 में भाग देना है। हम भाग देंगे इस तरह से, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा? 2 दूनी 4 और 0। तो y का मान क्या आ गया हमें यहाँ पे? 20। तो आप देख सकते हो आपको x का मान क्या आया था? 30 और y का मान कितना आया? 20। तो हमें अभी नोटों की कुल संख्या ज्ञात करने की, मतलब 5 रुपए के कितने नोट थे और 10 रुपए के नोट कितने थे टोटल? नोटों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो x प्लस वाई करेंगे। नोटों की कुल संख्या मतलब x प्लस वाई। x प्लस वाई मतलब क्या? x इज इक्वल टू 30 और y इज इक्वल टू 20। ये सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो 30 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 50। तो हमें नोटों की कुल संख्या कितनी आ गई? 50। तो इस तरह से हम अपना फाइनल आंसर लिखेंगे कि लिफाफे में 5 रुपए तथा 10 रुपए के नोटों की कुल संख्या कितनी थी? इज इक्वल टू 50। ठीक है बच्चों, ये जो फाइनल आंसर होता है वो लिखना बेहद जरूरी रहता है। तो जब भी कोई शाब्दिक उदाहरण हो तो इसमें आपको लास्ट वाली जो लाइन है वो लिखना कंपलसरी है। आप ये आदत अभी से रखिए ताकि बोर्ड की जब परीक्षा रहेगी, जब आप 10वीं क्लास में जाओगे, तो इसके पर क्या होते हैं? हाफ मार्क्स रहते हैं। तो ये मार्क्स आप कहीं लूज न कर जाओ, इसके लिए आप ये हैबिट बनाए रखो। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना फाइनल आंसर लिखेंगे, नोटों की कुल संख्या बराबर 50। ठीक है बच्चों, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया, किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से एक अधिक है। उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों में संख्या एक जोड़ने पर उनका अनुपात 1:2 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात करो। सबसे पहले भिन्न क्या होता है? भिन्न मतलब होता है अंश बटे हर। भिन्न मतलब जिसको एक अंश होगा और हर होगा, तो वो कहलाता है भिन्न। तो हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? भिन्न ज्ञात करना है। तो हमें क्या मानना पड़ेगा यहाँ पे? भिन्न ज्ञात करना है मतलब हम क्या मानेंगे यहाँ पे? माना भिन्न का अंश x है और भिन्न का हर क्या है? y है। अगर भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है तो यहाँ पे भिन्न क्या मिल जाएगा हमें? x बटे y। तो वह भिन्न क्या हो जाएगा? x बटे y। हमें अभी यहाँ पे x और y का मान ज्ञात करना है समीकरण सॉल्व करते हुए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न में दी गई पहली शर्त के अनुसार। पहली शर्त मतलब पहली लाइन में क्या दिया गया है, जरा हम अच्छी तरह से देखते हैं। किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से एक अधिक है। भिन्न का हर मतलब क्या? y। उसके अंश के दुगने से, दुगना मतलब हम क्या करेंगे? अंश क्या माना हुआ है? x, तो दुगना बोलेंगे तो 2x। उससे कितना अधिक है बोला है, तो अधिक बोलेंगे तो जोड़ना होता है और कम बोलेंगे तो घटाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? y बराबर 2x प्लस 1। जैसा कि मैंने बोला है, अभी हमें क्या करना है? इसे सामान्य स्वरूप में लिखना है। तो सामान्य स्वरूप क्या हो जाएगा? 2x। 2x के बाजू में क्या आना चाहिए? y। तो जब y का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस y। और 1 का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1। इस तरह से हम लिखेंगे, हमें समीकरण क्या मिलेगा? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। इसे हम क्या डालेंगे? समीकरण नंबर 1। अभी हमें दूसरी शर्त देखनी है कि दूसरी शर्त क्या है हमारी। तो दूसरी शर्त देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सवाल की अगली लाइन पढ़नी पड़ेगी। उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों में संख्या एक जोड़ने पर, भिन्न का अंश क्या है आपका? x, उसमें एक जोड़ा। भिन्न के हर में भी वापस से क्या किया? एक जोड़ने पर एक जोड़ा। तो उनका अनुपात किसके बराबर हो जाता है? 1:2।
1:2 मतलब 1/2 सॉरी। तो x प्लस 1/y+1 इज इक्वल टू 1/2 ये हमें मिला। अभी हमें क्या करना है, इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व किस तरह करेंगे, आप क्या करेंगे, सीधे गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट में y प्लस 1। इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये जब लिखोगे तब क्या करोगे, अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 इंटू एक्स इज 2x, ठीक है, प्लस 1 इज 2 1 जा 2, तो क्या मिलेगा 2x प्लस 2। दूसरे साइड में क्या मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज मिल जाएगी y प्लस 1। तो हमें क्या मिला, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू y प्लस 1। तो हम अगली लाइन में क्या लिखेंगे, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू y प्लस 1। अभी हम क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू y प्लस 1। तो अभी हमें सॉल्व करना है इसको। तो जिसके साथ चरांक लगा है, मतलब जिसके साथ अल्फाबेट लगा है, उसे एक साइड में लेंगे, और जैसे नंबर है जिससे कोई चरांक नहीं है उसको क्या करेंगे, दूसरे पक्ष में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसका पक्षांतर करेंगे हम, y का पक्षांतर करेंगे। तो क्या मिलेगा हमें, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, -1। 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, -1। इससे हम क्या डालेंगे, समीकरण नंबर 2। अभी आप देख सकते हो कि जो समीकरण नंबर 1 मिला हुआ है वो भी हमें क्या मिला है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। और समीकरण नंबर 2 भी जो हमें मिला हुआ है वो क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 दोनों भी क्या है, समीकरण दोनों भी समान है। अगर दोनों भी समीकरण समान है मतलब हम कितने भी हल इसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अगर समीकरण हमारा क्या मिला है हमें, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। यहाँ पे अगर मैं x का वैल्यू 1 रखती हूँ तो मुझे साइमल्टेनियसली y की वैल्यू क्या मिल रही है, 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -1। उसे मैं सोल्व करूंगी, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू -1। पक्षांतर करेंगे y का, इस साइड जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। -1 का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3। तो अगर मैं x बराबर 1 लेती हूँ तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 3। तो अभिन्न हमें क्या मिलेगा, x क्या था अंश और y क्या था हर, तो हमें भिन्न क्या मिल गया, 1/3। इसी प्रकार अगर मैं x का वैल्यू 2 लूंगी तो y का वैल्यू कुछ अलग मिलेगा। x का वैल्यू 3 लूंगी तो y का वैल्यू क्रमशः मिलते जाएगा। इस तरह से हम जितनी x की वैल्यू लेंगे उसी तरह से हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो अगर मैं x का मान 2 ले रही हूँ, 3 ले रही हूँ, 4 ले रही हूँ, 5 ले रही हूँ, तो हमें भिन्न क्या मिलेगा, 2/5, 3/7, 4/9, 5/11, डॉट डॉट डॉट, मतलब इस तरह से हमें अनंत हल मिलते जाएंगे इस समीकरण के लिए। ठीक है बच्चों, तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे। इसलिए वह भिन्न 2/5, 3/7, 4/9, 5/11, डॉट 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 इत्यादि हमें मिलेंगे। क्योंकि ये असीमित है, अनंत है, तो हम कितना भी सॉल्व करेंगे आगे हमें हल मिलते जाएंगे। जिस तरह से हम x की वैल्यू लेंगे उस तरह से हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी। और अगर x y की वैल्यू मिलती जाएगी तो हमें भिन्न भी क्रमशः मिलते जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, प्रियंका तथा दीपिका की वर्तमान आयु का योगफल 34 वर्ष है। यदि प्रियंका दीपिका से आयु में 6 वर्ष बड़ी हो तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, मानना है। क्या मानेंगे हम, कौन से दो बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे, प्रियंका और दीपिका के वर्तमान आयु की बात हो रही है। तो मानेंगे, माना प्रियंका की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष, तथा दीपिका की वर्तमान आयु कितनी है, y वर्ष। अभी प्रश्न में दी गई पहली शर्त के अनुसार दोनों की वर्तमान आयु का योगफल कितना है, 34 वर्ष। मतलब हमने क्या माना है, x और y उनकी वर्तमान आयु, उनका योगफल बोलेंगे तो क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो x प्लस वाई बराबर हमें कितना दिया गया है, 34। ये हुआ हमारा समीकरण नंबर 1। आगे बढ़ेंगे,
सवाल की दूसरी लाइन में क्या दिया गया, हमारी दूसरी शर्त वहां पे छुपी हुई है, यदि प्रियंका यदि प्रियंका दीपिका से आयु में 6 वर्ष बड़ी हो तो प्रियंका मतलब कौन, एक्स, बराबर दीपिका से कितनी आयु में कितनी बड़ी है, 6 वर्ष बड़ी है। दीपिका की आयु कितनी मानी है हमने, वाई। 6 बड़ी है मतलब क्या होना चाहिए, उसमें ऐड होना चाहिए। क्या ऐड होगा यहाँ पे, 6 ऐड होगा। तो x बराबर y प्लस 6, हम लिखेंगे x बराबर y प्लस 6। अभी इसको सामान्य स्वरूप देना है तो क्या करेंगे, y का पक्षांतर करेंगे। तो y का पक्षांतर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस वाई बराबर 6। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर हमें 1 क्या मिला है, x प्लस वाई बराबर 34, ये 1 मिला हुआ है। और दूसरा हमें क्या मिला है, x माइनस वाई बराबर 6, ये दूसरा इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, किसी भी एक चरांक का निरसन करना है। या तो आप x का निरसन करो या तो आप y का निरसन करो। ये निरसन करने के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, आप देखना है कि x के आगे का जो नंबर है वो सेम है क्या, सेम है। y के आगे का नंबर सेम है क्या, सेम है। तो आप या तो x का भी निरसन कर सकते हो या तो आप y का भी निरसन कर सकते हो। बट अगर x का निरसन करना है तो दोनों के चिन्ह समान है, तो हमें घटाना पड़ेगा समीकरणों को। अगर y का निरसन करना है तो हमें समीकरणों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो अगर मैं, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, y का निरसन किया हुआ है। तो जब y का निरसन किया है तो y के तो अपोजिट चिन्ह है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपोजिट चिन्ह है तो समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला समीकरण, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 34, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। उसके ठीक नीचे हम लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 6, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। दोनों को जोड़ रहे हैं तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, इज इक्वल टू 34 प्लस 6, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। अभी हमें क्या करना है, x का मान निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे अगले स्टेप में, x बराबर 40/2। 40/2 तो 2 से भाग दिया, कितना आ जाएगा, 20। तो x का मान कितना आया हमें यहाँ पे, 20। हम लिखेंगे x बराबर 20। अभी किसी भी एक समीकरण में हम क्या करेंगे, x बराबर 20 यह मान रखेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मान रखना मतलब क्या, x नहीं लिख के उसकी जगह में क्या लिखना है, 20 लिखना है। तो हमने ये समीकरण 1 में रखा है, तो समीकरण 1 आप देख सकते हो क्या दिया गया है आपको, x प्लस वाई बराबर 34। तो अब मैं यहाँ पे x नहीं लिख के क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे 20। तो 20 प्लस वाई बराबर 34। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे y का मान ज्ञात करना है। तो किसका पक्षांतर करेंगे, 20 का पक्षांतर करेंगे। तो 20 का पक्षांतर जब करेंगे तो 20 का पक्षांतर करने के बाद वो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। हम आगे लिखेंगे y बराबर 34 माइनस 20। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 34 माइनस 20 करने के बाद 14। तो इस तरह से आपको x का मान कितना आया, 20, और y का मान कितना आया, 14। अगर आपको भी चेक करना है कि आपने जो किया है वो आंसर राइट है क्या, बराबर आया है क्या, अगर आपको क्रॉस चेक करना है आंसर, आप क्या कर सकते हो, x और y दोनों जोड़ के कितना आना चाहिए, 34। x कितना है हमारा यहाँ पे, x का मान हमारे 20 आया, y का मान कितना आया, 14 आया। दोनों को जोड़ के कितना मिल रहा है, 34 मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको और वापस चेक करना है तो 20 माइनस 14 करके आपको 6 मिल रहा है क्या, देखो 6 आ रहा है, मतलब जो हमने आंसर निकाला है एकदम वो करेक्ट है। तो इस तरह से आप अपने आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, कोई भी एक समीकरण में वो मान रखने का एक्स वाई का और देखने का कि क्रम से उसका बाया पक्ष जो आ रहा है वो मिल रहा है क्या हमें करने के बाद। अगर वो मिल रहा है मतलब ये है कि आपका जो आंसर है परफेक्टली ऑल राइट है। ठीक है, तो चलिए, तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर हम लिखेंगे, प्रियंका की वर्तमान आयु 20 वर्ष तथा दीपिका की वर्तमान आयु 14 वर्ष है। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होगा। अभी आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, किसी प्राणी संग्रहालय में सिंह तथा मोरों की कुल संख्या 50 है, उनके पैरों की कुल संख्या 140 हो, तो उस प्राणी संग्रहालय में कितने सिंह तथा कितने मोर हैं, यह हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो अभी ये जब ज्ञात करना है तो हमें सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा,
सिंहों की संख्या प्राणी संग्रहालय मतलब जू में कितनी है? सिंहों की संख्या x तथा मोरों की संख्या y है। जो सवाल की जो पहली शर्त है वो पहले लाइन में छिपी हुई है। तो हम पहली शर्त देखेंगे, किसी प्राणी संग्रहालय में सिंहों तथा मोरों की कुल संख्या 50 है। सिंहों की संख्या कितनी मानी हुई है हमने यहाँ पे x, और मोरों की संख्या कितनी मानी हुई है y। तो x प्लस y बराबर 50, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। इस तरह से लिखेंगे। अभी आपको बोल रहा है कि उनके पैरों की कुल संख्या 140 है। किनके पैरों की संख्या? सिंह तथा मोरों के पैरों की कुल संख्या। तो आपको बताना चाहिए सिंह को कितने पैर होते हैं? 4 पैर, और मोर को कितने पैर हैं? 2 पैर। इस तरह से तो अगर सिंह की संख्या को क्या माना है हमने? x, तो उसमें 4 पैर है तो किससे गुणा करेंगे? 4x। मोरों के पैरों की संख्या कितनी है? 2, तो y में किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू, उनके पैरों की कुल संख्या कितनी दी गई है? 140। तो हमारा जो दूसरा समीकरण है वो क्या हो जाएगा? 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 140। अभी आप देख सकते हो कि इसको मैंने डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 2 नहीं डाला है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं थोड़ा सा बड़े नंबर्स हैं, इसको हम छोटा कर सकते हैं भाग देख के। तो दोनों पक्षों में किससे भाग जाएगा? 2 से। तो 2 से भाग दिया हमने। 2 से जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 4x बटे 2 हो जाएगा, तो 2x आएगा। 2 बटे 2 तो y आ जाएगा। 140 बटे 2 तो भाग देने पे कितना मिलेगा? 70। तो हमारा जो अगला अगला इक्वेशन है, अगला समीकरण हमें क्या मिलेगा? 2x प्लस वाई बराबर 70। ये कैसे आएगा? दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। तो हमें 2 समीकरण यहाँ पे मिल चुके हैं। पहला समीकरण मिला है x प्लस वाई बराबर 50, और दूसरा समीकरण हमें मिला हुआ है 2x प्लस वाई बराबर 70। अभी हम यहाँ पे निरीक्षण करेंगे कि समीकरण 1 और 2 में x के आगे का चरांक, x के आगे का गुणांक या y के आगे का गुणांक इसका सेम है क्या किसी का? तो आप देख सकते हो दूसरे समीकरण में x के आगे 2 है, बट पहले समीकरण में x के आगे 2 नहीं है। दूसरे समीकरण में y को देखते हैं, y के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है। पहले समीकरण में भी y के आगे 1 है, मतलब जो y का गुणांक है वो सेम है। तो हम यहाँ पे y का निरसन आसानी से कर सकते हैं। तो y का निरसन करने के लिए हमें क्या ध्यान देना है? क्या y के चिन्ह समान है या असमान? आप देख सकते हैं यहाँ पे जो y है उसके चिन्ह क्या है आपके यहाँ पे? समान है। अगर समीकरणों में चरांकों के चिन्ह समान है तो क्या करना है? हमें समीकरणों को घटाना है। तो सबसे पहले हम ऊपर लिख देंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो समीकरण 2 हमारा क्या था? 2x प्लस वाई बराबर 70। उसके नीचे पहला समीकरण डाला x प्लस वाई बराबर 50। जब भी हम घटाते हैं तो जो नीचे वाला समीकरण जो लिखते हैं उसके चिन्ह क्या करने पड़ने? हमें बदलने पड़ेंगे। तो जो x प्लस है तो माइनस हो जाएगा, y प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 50 प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो अभी हम उससे क्या पकड़ेंगे? क्या लेके चलेंगे? उनका चिन्ह माइनस लेके चलेंगे। तो 2x माइनस एक्स, 2x में से x घटाएंगे कितना आ जाएगा? 1x। ठीक है, प्लस वाई माइनस वाई ये कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद 70 माइनस 50 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 20। तो इस तरह से हमें x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 70 माइनस 50 करने के बाद x बराबर 20। अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पे समीकरण 1 में x बराबर 20 प्रतिस्थापित करेंगे। प्रतिस्थापित करना मतलब क्या हो गया? आप किसी भी एक समीकरण में x का मान रखेंगे। जब x का मान आप रखोगे तो हमने यहाँ पे कौन सा समीकरण चूज किया है? समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 हमारा क्या था? x प्लस वाई बराबर 50। तो यहाँ पे हम x की जगह क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस वाई बराबर 50। तो 20 प्लस वाई बराबर 50। 20 का क्या करेंगे? यहाँ पे अभी हम पक्षांतर करेंगे। तो 20 का पक्षांतर करने के बाद क्या मिलेगा? 50 माइनस 20। 50 में से 20 आप घटाओगे, 50 में से 20 आप घटाओगे तो क्या मिलेगा? 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे हमें x का मान कितना आया? 20, और y का मान कितना आया? 30। तो प्राणी संग्रहालय में सिंहों की संख्या हमने क्या मानी हुई थी? 20। तो सिंहों की संख्या कितनी आ गई? 20, और मोरों की संख्या हमने मानी थी y, तो y कितना आ गया? 30। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? प्राणी संग्रहालय में सिंहों की संख्या 20 तथा मोरों की संख्या कितनी हो जाएगी?
30 हो जाएगी। इस तरह से हम क्या करेंगे, अपना फाइनल आंसर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है, संजय को नौकरी करने पर प्रति माह कुछ वेतन मिलता है। प्रतिवर्ष वेतन की राशि में कुछ वृद्धि भी होती है। यदि 4 वर्ष बाद उसका कुल वेतन 4500 रुपए प्रति माह और 10 वर्ष बाद 5400 रुपए प्रति माह हो तो उसका मूल वेतन और प्रतिवर्ष वेतन में होने वाली वृद्धि की रकम ज्ञात करो। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि हमें क्या मानना है, संजय का मूल वेतन क्या है और वेतन में प्रतिवर्ष वेतन में जो वृद्धि होती है, ठीक है, जो बढ़ोतरी होती है वो कितनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, माना कि संजय का मूल वेतन x रुपए तथा प्रति वर्ष वेतन में होने वाली वृद्धि y रुपए है। इस तरह से हम लिखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अभी बोल रहे हैं कि यदि 4 वर्ष बाद उसका कुल वेतन और 10 वर्ष बाद कुल वेतन, इस तरह से उसका वेतन हो रहा है, तो अगर 4 वर्ष में वेतन में कुल वृद्धि हो रही है मतलब क्या हो जाएगा, 4y, और 10 वर्ष में वेतन की कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी, 10y। ठीक है, क्या होता है ईयर बाय ईयर, क्या होता है, सैलरी बढ़ती है ना, एक साल में कुछ तो रकम बढ़ाते, तो 4 वर्ष में कितनी बढ़ रही है उसकी, 4y, क्योंकि हमें पता नहीं कुल वृद्धि कितनी, तो 4y हो जाएगी। और 10 वर्ष में वेतन में कुल वृद्धि होने वाली है जो, वो 10y रुपए है। ठीक है, तो अभी पहली शर्त देखेंगे कि यदि 4 वर्ष बाद उसका कुल वेतन 4500 रुपए, मतलब वेतन प्लस वेतन में होने वाली वृद्धि मिला के कितना उसको मिल रहा है, 4500 मिल रहा है। तो पहली शर्त क्या हो जाएगी, x प्लस 4y बराबर 4500। उसी तरह से 10 वर्ष बाद 5400 रुपए हो रही है, उसको वेतन मिल रहा है, तो दूसरी शर्त में क्या हो जाएगा, x प्लस 10y, मतलब मूल वेतन प्लस 10 वर्ष में होने वाली वृद्धि इज इक्वल टू कितना दिया गया आपको यहाँ पे, 5400। तो हम लिखेंगे x प्लस 10y बराबर 5400, 5400। इसे डालेंगे क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2। अभी हमें क्या करना है, समीकरणों को सॉल्व करके x और y का मान ज्ञात करना है। तो अभी ये ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा निरसन कर सकते हैं हम चरांक। आप देख सकते हो यहाँ पे हम x का निरसन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि x के जो आगे का गुणांक है दोनों भी समीकरणों में सेम है। तो x का निरसन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरणों को घटाना पड़ेगा। क्यों घटाएंगे, क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस है, समान चिन्ह है। समान चिन्ह है तो समीकरणों में अगर चरांक का सामान्य चिन्ह है तो हम क्या करते हैं, समीकरणों को घटाते हैं। तो हम अगर समीकरणों को घटाएंगे तो हम समीकरण लिखते हैं, पहले दूसरा समीकरण लिखा है x प्लस 10y बराबर 5400, उसके नीचे ठीक नीचे लिखेंगे x प्लस 4y बराबर 4500। ये पहला समीकरण। अगर हम समीकरणों को घटा रहे तो जो भी नीचे समीकरण आप लिखोगे उसका चिन्ह क्या करोगे, आप माइनस करोगे। आप दूसरे में से पहला भी घटाओ या पहले में से भी दूसरा घटाओ, आप किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हो, बट ये याद रखना है आपको कि जो भी समीकरण आप नीचे लिखते हो घटाते वक्त, उसका चिन्ह आपको बदलना है। ठीक है, अगर वो प्लस है तो माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हो कि हमने नीचे कौन सा समीकरण लिखा है, पहला समीकरण लिखा है, तो पहले समीकरण का चिन्ह टोटली हम क्या करेंगे, बदल देंगे। तो x क्या है, प्लस है तो माइनस, प्लस 4y प्लस है तो माइनस, 4500 प्लस है तो माइनस, इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे क्या कट जाएगा, x माइनस एक्स कट गया। ठीक है बच्चों, x माइनस एक्स कट गया। आगे क्या है, 10y माइनस 4y, 10 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 6y। आगे है 5400 माइनस 4500 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 900। तो 6y बराबर कितना आ गया आपको, 900। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे y का मान ज्ञात करना है। y का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, 6 का पक्षांतर करेंगे। 6 का पक्षांतर करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 900 बटे 6, क्योंकि यहाँ पे 6 का गुणा हुआ है, पक्षांतर करने पे क्या हो जाएगा, वो भागे में आ जाएगा। तो हम आगे लिखेंगे 900 बटे 6। 900 बटे 6 करोगे तो कितना मिलेगा, 6 से भाग देंगे 900 में, तो 6 एक कम 6, 3 बचेगा, 6 पंजे 30, और जी आप समीकरण नंबर 2 में भी रखोगे तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है बच्चों, ओके चलिए। तो अभी हमने समीकरण 1 में रखा है यहाँ पे मान y बराबर 150 प्रतिस्थापित करने पर
तो क्या हो जाएगा x प्लस 4, y की जगह क्या डालेंगे 150 इज इक्वल टू 4500। 4 इंटू 150 करेंगे कितना मिलेगा, 4 से गुणा करो 600 आ गया। ठीक है, गुणा करने के बाद x प्लस 600 बराबर 4500। अब क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करना है तो किसका पक्षांतर करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे 600 का पक्षांतर करना पड़ेगा। 600 का पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो x बराबर 4500 माइनस 600 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 3900। तो हमें उसका मूल वेतन कितना आ गया, संजय का x माना था हमने उसे, तो 3900 रुपए, और जो वेतन में होने वाली वृद्धि है वो कितनी आ गई हमें 150 रुपीज। तो इस तरह से हम अपना फाइनल आंसर लिखेंगे, संजय का मूल वेतन 3900 रुपए मतलब 3900 रुपए, और प्रतिवर्ष वेतन में होने वाली वृद्धि कितनी है 150 रुपीज है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम क्या करेंगे, अपना फाइनल आंसर लिखेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिए गए, तीन कुर्सियों तथा 2 मेजों का कुल मूल्य 4500 रुपए है। यदि उसी प्रकार की 5 कुर्सियों तथा 3 मेजों का कुल मूल्य 7000 रुपए हो तो 2 कुर्सियों तथा 2 मेजों का मूल्य ज्ञात करो। अभी आपको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, 2 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य ज्ञात करना है। बट अगर हमें एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य ज्ञात रहेगा तो हम कितने भी कुर्सी और मेज का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, इसलिए सवाल में माना कि प्रत्येक कुर्सी का मूल्य, प्रत्येक मतलब एक कुर्सी का मूल्य कितना है x और एक मेज का मूल्य कितना है y रुपए है। तो अगर एक का x है तो यहाँ पे कितने का दिया है, 3 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा 3x, और 2 मेजों का मूल्य कितना हो जाएगा 2y रुपए। तो पहली शर्त के हिसाब से 3 कुर्सी तथा दो मेजों का कुल मूल्य कितना दिया गया आपको 4500 रुपए। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4500। ये आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से दूसरी शर्त के लिए दूसरी लाइन पढ़ेंगे हम, 5 कुर्सी तथा 3 मेजों का मूल्य 7000 रुपए हो। 5 कुर्सी मतलब 5 कुर्सी का मूल्य मतलब 5x, और 3 मेजों का मूल्य मतलब 3y। तो 5x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7000। तो हमारा अगला इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, अगला समीकरण 5x प्लस 3y बराबर 7000। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अभी आप देख सकते हो कि आपको समीकरण नंबर 1 क्या मिला हुआ है 3x प्लस 2y। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3x प्लस 2y बराबर 4500। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3x प्लस 2y बराबर 4500 मिला हुआ है, और दूसरा समीकरण कम क्या मिला है हमें 5x प्लस 3y बराबर 7000। बट आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों भी समीकरणों को जब हम कंपेयर करेंगे तो x के आगे का चरांक भी दोनों में अलग है, सॉरी x के आगे का गुणांक भी दोनों में अलग है, और y के आगे का जो नंबर है वो भी दोनों में अलग है। तो अब क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हमें दोनों भी समीकरणों में x के आगे का नंबर सेम करना है, या तो y के आगे का नंबर हमें सेम करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, जो हमारा y है उसके आगे का नंबर हमने सेम किया है। ये सेम कैसे होगा, अभी आप देख सकते हो पहले समीकरण में y के आगे कौन सा नंबर है 2, तो इस 2 का गुणा क्या करेंगे हम समीकरण नंबर 1 में करेंगे। सॉरी, समीकरण नंबर 1 में y के आगे क्या नंबर दिया गया है 2 दिया गया है, तो उस 2 का गुणा समीकरण नंबर 2 में करेंगे, और समीकरण नंबर 2 में जो y के आगे का नंबर क्या है 3, तो उस 3 का गुणा हम समीकरण नंबर 1 में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, अगर समीकरण नंबर 1 में y के आगे क्या नंबर दिया गया 2, 2 का गुणा मैं क्या कर रही हूँ समीकरण नंबर 2 के दोनों पक्षों में कर रही हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे 10x, 5 इंटू 10 करोगे 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 14000, इस तरह से मिलेगा मुझे। ठीक है, उसी तरह से समीकरण नंबर 2 में x y के आगे का नंबर कितना है 3, उसका गुणा क्या करूंगी मैं समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में करूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा 3 गुणे 3 करेंगे 9x प्लस 3 दूनी 6, और ये 4500 है उसमें 3 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 13500 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से गुणा करने के बाद हमें क्या मिलेगा समीकरण 2 समीकरण नए समीकरण मिल रहे हैं हमें,
एक समीकरण मिल रहा है 9x प्लस 6y बराबर 13,500, ये तीसरा समीकरण डालेंगे इसको। और दूसरा क्या मिल रहा है हमें 10x प्लस 6y बराबर 14,000, ये चौथा समीकरण डालेंगे। अभी आप क्या करना है, आपको तीसरा और चौथा समीकरण को कंपेयर करना है। तो इसमें आप देख सकते हो जो y के आगे का नंबर है, जो y के आगे का गुणांक है, दोनों भी समीकरणों में क्या हो गया, सेम हो गया, दोनों में भी क्या हो गया, 6 हो गया। बट आप ये भी चीज नोट करो कि दोनों का जो चिन्ह है वो समान है। अगर समीकरणों को सॉल्व करते हो चिन्ह समान है तो हम क्या करते हैं, उनको घटाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरणों को घटाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे समीकरण नंबर 3 और 4 को क्या करेंगे, हम घटाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में से 4 समीकरण को घटाने पर तीसरा समीकरण और चौथा समीकरण हम रिस्पेक्टिवली लिखेंगे। क्या हो जाएगा, 10x प्लस 6y बराबर 14,000, और नीचे उसके ठीक नीचे क्या लिखा है, 9x प्लस 6y बराबर 13,500। तीसरा समीकरण हम इसको घटा रहे हैं, तो जो भी नीचे वाला समीकरण लिखोगे उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x माइनस 9x इज इक्वल टू x, 6y माइनस 6y कट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 14,000 में से 13,500 घटाएंगे, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 500, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमें यहाँ पे 500 आ जाएगा। अभी अगर आपको x का वैल्यू आ गया तो ये x का वैल्यू क्या करेंगे, हम किसी भी समीकरणों में क्या करेंगे, लिखेंगे। किसी भी समीकरणों में लिखोगे तो क्या हो जाएगा वो, तो हमने इसमें किस समीकरण में लिखा है, समीकरण नंबर 1 में। आपका समीकरण नंबर 1 क्या था, 3x प्लस 2y बराबर 4500। तो यहाँ पे हम 3x प्लस 2y बराबर ये 4500 है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का वैल्यू कितना डालेंगे, 500 डाला तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 500 प्लस 2y बराबर 4500। 3 गुणे 500 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1500 प्लस 2y बराबर 4500। अभी 1500 का पक्षांतर करेंगे हम, तो कितना मिलेगा हमें, 4500 माइनस 1500 घटाएंगे, आ जाएगा 3000, 2y बराबर 3000। तो y का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2 का पक्षांतर करेंगे। 2 का यहाँ पे भाग है, पक्षांतर करने पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे गुणा है तो भाग हो जाएगा, और भाग रहेगा तो गुणा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जब बटे में आ जाएगा 2 तो भाग देने पे कितना मिलेगा हमें, 1500 आ रहा है। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 1500, और x का बराबर वैल्यू कितना हमने निकाला था, 500, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे x का वैल्यू हमने कितना निकाला है, 500, और y का वैल्यू कितना आ गया हमें, 1500। तो अगर एक कुर्सी का मूल्य हमें कितना मिल गया, 500, क्योंकि उसे हमने x माना हुआ था। तो अगर एक का मिल गया 500 तो दो कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे, 2 गुणे 500 करेंगे तो कितना मिलेगा, दो कुर्सियों का मूल्य 1000 रुपए। इसी तरह से एक मेज का मूल्य हमें कितना मिला है, 1500, तो दो मेज का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 गुणे 1500। 2 गुणे 1500 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3000। तो हमें दो कुर्सी का और दो मेज का मूल्य आ गया। दो कुर्सी का मूल्य कितना आ गया, 1000, और दो मेज का मूल्य कितना आ गया, 3000। तो अभी हमें क्या करना है, उनका टोटल मूल्य निकालना है, दो कुर्सी और दो मेजों का कुल मूल्य निकालना है। तो क्या करेंगे, अब दोनों को जोड़ देंगे। दो कुर्सियों का मूल्य कितना है, 1000, और दो मेजों का मूल्य कितना है, 3000। तो 1000 प्लस 3000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4000 रुपए। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, दो कुर्सियों तथा दो मेजों का कुल मूल्य 4000 रुपए है। इस तरह से आप अपने इस सवाल का फाइनल आंसर इस तरह से प्रॉपरली लिखेंगे। तो आज की इस क्लास में हमने प्रश्न संग्रह स्वाध्याय 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक के जितने भी सवाल थे वो हमने डिस्कस किया। आई होप कि ये जो भी आज मैंने चर्चा किया है, जो भी हमने डिस्कस किया है, आपको वो अच्छी तरह से समझे रहेंगे। इसी आशा के साथ, इसी होप के साथ आज के क्लास का मैं समापन करती हूँ। थैंक यू एवरीवन।